ए आती क्या तू पाठशाला, क्या करूं मैं आके पाठशाला, पढ़ेंगे लिखेंगे सीखेंगे और क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ IUPAC पद्धति। और ये जो पद्धति है वो रसायन विज्ञान में कार्बनिक पदार्थों के नामकरण के लिए रखी गई है। IUPAC क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसका पूरा नाम क्या है। IUPAC पद्धति का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका जो कार्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में रखा गया है। ये पद्धति सबसे पहले 1919 के अंदर प्रारंभ की गई। और ये जो पद्धति है, इस पद्धति के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। इस पद्धति के जो नियम है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक पुस्तक में उनका वर्णन किया गया है। दी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पुस्तक है, उस पुस्तक को हम ब्लू बुक के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। पहले भाग का नाम है ब्लू बुक, दूसरे भाग का नाम है रेड बुक, तीसरे भाग का नाम है ग्रीन बुक और चौथे भाग का नाम है गोल्डन बुक। तो दोस्तों आज हम इस पद्धति को सीखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना सीखते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या है ये हम समझते हैं। हाइड्रो जो कार्बन है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक। तो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्केन, दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम कहते हैं एल्कीन, और तीसरा जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम कहते हैं एल्काइन। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। इसका जो सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण सीखते हैं, एल्केन का नामकरण। किसी भी यौगिक का अगर कोई फॉर्मूला इस सूत्र के अनुसार होता है तो उसे हम कहते हैं एल्केन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र को लिखते समय या सूत्र का नाम लिखते समय सबसे पहले हम कार्बन परमाणु की संख्या की गिनती करते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर जो है संख्या लिख के, कार्बन परमाणु की संख्या लिख के, कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु हो गया। उसके बाद में अंत में हम लगाते हैं एन। तो इस प्रकार से इसका जो नाम हो गया वो एल्केन। तो मान लीजिए आपके पास कार्बन परमाणु 1 है और उस सूत्र का नाम है CH4। तो CH4 अगर है तो उसका क्या नाम होगा, तो इसके लिए ये लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे देखिए, एक अगर कार्बन है तो उसका नाम होता है मेथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मेथ और उसके साथ जोड़ देंगे एन। तो दोस्तों उसका जो नाम बन गया मेथेन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप IUPAC पद्धति बहुत अच्छे तरीके से सीख सके। आज मैं IUPAC पद्धति को सिखाने के लिए बेस से शुरुआत की है, मैंने प्रारंभिक बिंदुओं से शुरुआत की है ताकि आप अच्छे प्रकार से IUPAC पद्धति को सीख सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो नाम है वो हो गया मेथेन। मान लीजिए कोई सूत्र है इस प्रकार से CH3H8। हम चाहते हैं कि इस सूत्र का नाम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका जो है वो संरचना सूत्र लिखना चाहिए, या आपको ये पता लगाना चाहिए कि ये जो सूत्र है इन तीनों सूत्रों में से किसके अनुसार है। तो आप देखोगे यहाँ पे C3H3×2+2 इसके अनुसार ये सूत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो सूत्र है वो एल्केन के अनुसार है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो है वो एल्केन सिखाता हूं। तो एल्केन के अनुसार है जो सूत्र है उसका जो है वो नामकरण हमें कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला जो है अगर एल्केन में अगर कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसका जो नाम होता है वो होता है मेथ, और मेथ प्लस एन। तो ये क्या नाम हो गया, ये नाम हो गया मेथेन। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है और इसका जो डबल हो गया 4, 4+2 हो गए 6। तो ये जो है वो हो गया आपका मेथ। तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ। यहाँ पे आप देखोगे
दो कार्बन को हम कहते हैं एथ, तो ये बन गया एथ प्लस एन, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया एथेन। इसी प्रकार से देखिए तो ये क्या हो गया, कार्बन की संख्या अगर आपके 3 है तो 3 कार्बन है तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे प्रोप, तो ये बन गया आपका प्रोप प्लस एन और ये हो गया प्रोपेन। इसी प्रकार से देखिए अगर ये 4 है, यहाँ पे अगर 10 है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको हम कहते हैं ब्यूट, तो ये बन गया ब्यूट प्लस एन, तो ये दोस्तों इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसी प्रकार से देखिए अगर कार्बन की संख्या 5 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, आप इस सूत्र से मिलान कर सकते हो, देखोगे कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 5 × 2 + 2 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया C5 और H12, तो C5 H12 हो गया, तो 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 कार्बन है उसको हम कहते हैं पेंट, तो ये बन गया पेंट प्लस एन और इसका नाम हो गया पेंटेन। इसी प्रकार से देखिए अगर कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 14 है, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया, यहाँ पे देखिए कार्बन अगर 6 है तो उसे हम कहते हैं हेक्स, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया हेक्स प्लस एन, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया हेक्सेन। आप बात को समझ रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर कार्बन 7 है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन 16 है, तो 7 कार्बन को हम क्या कहेंगे, 7 कार्बन को हम कहेंगे हेप्ट, तो इसका नाम हो गया हेप्ट और प्लस एन, तो इसका नाम हो गया हेप्टेन। इसी तरह से आपसे अगर कोई कहे कि भाई नोनेन जो है उसका आप सूत्र लिखिए, तो नोनेन का सूत्र कैसे लिखोगे, 9 कार्बन लिखोगे और इसमें से डबल करके 2 कार्बन को डबल करके 2 जोड़ दोगे, यानी 18 और 2 हो गए 20, तो ये जो आपका फॉर्मूला हो गया नोनेन का। इस प्रकार से हम जो है वो कार्बनिक यौगिकों का जो है वो नामकरण कर सकते हैं। चलो दोस्तों इसमें कुछ आगे मैं और आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई भी कार्बनिक सूत्र है वो इस फॉर्मूले के अनुसार CnH2n के अनुसार है। अगर ऐसा होता है तो उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें हम जो है वो पहले तो कार्बन की संख्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या सबसे पहले, और कार्बन की संख्या लिख के उसके बाद में हम जोड़ते हैं इन, कार्बन की संख्या और इन। तो आप देख रहे हो कि कार्बन की संख्या और इन, तो ये जो है वो 2 नंबर से शुरू होता है, यहाँ से ये प्रारंभ होता है, तो कार्बन की संख्या होगी मान लीजिए 2 और यहाँ पे क्या हो गया 2 × 2, तो ये बन गया C2H, कितना बन गया 4। इसका अगर आप संरचना सूत्र बनाओगे तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार बनेगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H, इधर एक H और यहाँ पे एक H और H, इस प्रकार से बनेगा। और इसका नाम आप कैसे लिखोगे, कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या दोस्तों कितनी है, इसमें 2 है, तो कार्बन की जब संख्या 2 होती है तो उसका क्या नाम होता है, एथ होता है, तो ये हो गया एथ। और फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे, इन, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया एथीन। समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से आपसे अगर कोई पूछे कि भी C3H6 का क्या नाम बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहले कार्बन देखिए 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, तो ये हो गया प्रोप, और उसके अंत में हम जोड़ देंगे इन, तो क्या बन गया, ये बन गया प्रोपीन। तो इस प्रकार से हम जो है वो डबल बॉन्ड होने पर, यानी इस सूत्र के अनुसार होने पर किसी भी पदार्थ का जो है वो नामकरण कर सकते हैं। देखिए आपसे अगर कोई कहे कि भी डेकीन का सूत्र लिख के बताइए, डेकीन का सूत्र लिख के बताइए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप लिखने का प्रयास करें और उसके बाद में वीडियो को देखें। चलो मैं डेकीन का सूत्र लिख के बताता हूँ। डेकीन का मतलब होता है कार्बन की संख्या है 10, तो सबसे पहले आप कार्बन की संख्या 10 लिख दीजिए, और 10 लिखने के बाद में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन की संख्या को डबल कर दो। यहाँ देखो हाइड्रोजन की संख्या डबल कैसे होगी, जितने कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके
हाइड्रोजन लिख दीजिए। तो ये जो है वो आपके हो गए ये हाइड्रोजन 20 डेकिन। अब कई बार परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि इनके संरचना सूत्र का उल्लेख कीजिए, और जैसे आप इनके संरचना सूत्र बनाओगे उसके अनुसार जो है वो इनका जो नाम है वो थोड़ा बदल जाएगा। देखो कैसे बदल जाएगा, मैं बताता हूं आपको। इसमें सबसे पहले आप कार्बन की संख्या की गिनती कीजिए। तो आप देखोगे कार्बन इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन को आप यहाँ पे देखोगे तो 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। तो इसका जो नाम हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट। और उसके बाद में इसमें एकल बंद होने के कारण, ये जो एकल बंद है इसके कारण जो है वो हम क्या कहेंगे, इसके अंत में एन जोड़ देंगे। तो ये जो है हमने इसके अंत में जो है जोड़ दिया एन, तो ये हमारा जो शब्द बन गया ब्यूटेन। तो ये जो है वो ब्यूटेन यौगिक का सूत्र है। यहाँ पे अब देखिए कार्बन 1, 2, 3 और 4 कार्बन है यहाँ पे। लेकिन हम क्या करते हैं कि IUPAC में मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। है तो वैसे ये ब्यूटेन, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इसका जो IUPAC जो नाम है वो अलग हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर इसको 4 नंबर नहीं देते हैं और इसे हम मानते हैं प्रतिस्थापी। ये जो है वो प्रतिस्थापी है। और कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल प्रतिस्थापी है, इसलिए इसका जो नाम हो गया 2 मेथिल, 2 मेथिल नाम हो गया। अब उसके बाद में ये मुख्य चेन है, उसमें आप कार्बन की गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। प्रोप के बाद में जब आप एन जोड़ोगे तो ये जो नाम बन जाएगा प्रोपेन। तो ये हो गया दोस्तों 2 मेथिल प्रोपेन। आगे वाला उदाहरण देखिए, इसमें कितने कार्बन है, देखिए इसमें कार्बन है 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, और उसके साथ जोड़ दिया हमने एन, तो ये बन गया पेंटेन। इसी प्रकार से ये देखिए, और IUPAC अगर नाम लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो ये क्या नाम हो गया, 4 को क्या कहेंगे ब्यूटेन। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। इसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन जो है उसका नाम हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि यहाँ ये जो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ नहीं होके अगर यहाँ होता तो क्या होता। चलो मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा के और इधर जोड़ देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटाया और इधर जोड़ दिया, अब इसका क्या नाम हुआ। तो अब इसका नाम लिखने के लिए हम जो है वो गणना इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4। नियम ये कहता है IUPAC का कि ये जो प्रतिस्थापी है इनको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। यहाँ होने पर 1, 2, 3, 4, तो ये जो है वो 3 मेथिल पेंटेन नहीं हो सकता। ये जो होएगा वो क्या होगा, 2 मेथिल पेंटेन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको जो है वो न्यूनतम अंक मिलना ही चाहिए। अब दोस्तों इसका नाम देखिए, इसमें आप देखोगे कि मुख्य श्रृंखला का चयन आप इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर मुख्य श्रृंखला का चयन जो है वो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब सबसे पहले अंकन कीजिए, अंकन करते हैं 1, 2 और 3। 3 होने पर क्या हो गया, प्रोपेन बन गया। तो ये जो है वो हो गया प्रोपेन। प्रोपेन होने के बाद में आप क्या देखोगे, 2 नंबर पे 2 जो है वो मेथिल समूह जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे 2,2, यानी 2 नंबर पे 2 बार जुड़ा हुआ है 2,2। अब क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। कितने जुड़े हुए, 2। तो जब समान प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं तो उनकी संख्या को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो क्या आ जाएगा 2, 2 डाई। और डाई क्या है, डाई यहाँ पे जो है वो मेथिल समूह है, तो इसलिए इसका जो नाम हो गया 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब देखिए इसमें से मैं एक और सिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये जो नाम है, इस नाम के अंदर एक छोटा सा परिवर्तन कर देता हूं मैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो है वो है 2 और यहाँ जुड़ गया OH, तो अब इसका क्या नाम होगा।
अब अपने का इसको नाम बनाना है। तो अब देखो 1 2 3 और 4, लेकिन OH समूह जुड़ गया। ये कौन सा समूह है? ये एल्कोहलिक समूह है। तो इसका क्या नाम बन गया? मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो ये बन गया 1 ब्यूटेनॉल। जब एल्कोहल होता है तो उसके अंदर में हम क्या जोड़ देते हैं? ओल जोड़ देते हैं। तो ये बन गया 1 ब्यूटेनॉल। तो आयुर्वेद पद्धति में सबसे पहला अपना नियम है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में अपने को जितने भी कार्बन दिए हुए, चाहे वो कितने कार्बन हो, उन कार्बनों में अपने को सबसे लंबी श्रृंखला का जो है वो चयन करना है। इस बात का जो है वो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला काम ये है। जैसे मान लीजिए ये कोई यौगिक है, तो इस यौगिक में सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना जरूरी है। तो ये अपना पहला नियम है। पहला नियम क्या है? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, यानी सबसे लॉन्ग चेन का अपने को सिलेक्शन करना है। ये अपना पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? अधिकतम प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला। अपने को ऐसी श्रृंखला लेनी है जिस श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी आए। देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी कितने हैं? एक प्रतिस्थापी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और तो 6 प्रतिस्थापी की श्रृंखला है। तो अपने को श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करना है कि प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम आए। मान लीजिए आपके पास ये चेन जो है वो इस प्रकार से है, मैं ये भी लिखता हूँ तो आपको जो है पूरी बात जो है वो समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई यौगिक है, तो अपन यहाँ पे चेन 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक चेन तो देखो ऐसे बन सकती है। तो इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। और एक हम इस चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें देखिए कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी देखिए, इस कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं? 1 2 और 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। और अगर हम इस श्रृंखला का चयन ऐसे करें, इस तरह से करें, तो प्रतिस्थापी देखो कितने आ रहे हैं? यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे जो है एक प्रतिस्थापी तो देखो ये आ रहा है पूरा 1 और 1 ही आ रहा है। प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो अपने को कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करना है कि प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा है। तो आप इस प्रकार से अगर चयन करोगे तो प्रतिस्थापी ज्यादा रहेंगे। कितने रहेंगे? 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा। तो अपने को इस प्रकार से जो है वो कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, यानी प्रतिस्थापियों की संख्या जो है वो अधिकतम रहे, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और अपना तीसरा जो नियम है, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। यानी अपने को इस प्रकार से कार्बन श्रृंखला का नामांकन करना है, यानी उन्हें अंकन देना है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए ये, अब इसको अंकन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए अंकन ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6, या अंकन ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6। 2 तरीके से अंकन हो गया। अपने को अंकन क्या करना है? अपने को अंकन ऐसे करना है। क्यों ऐसे? ऐसे इसलिए कि ये जो प्रतिस्थापी है इसको न्यूनतम अंक मिले। तो यहाँ पे ऐसे लिखने पर इसको अंक मिलते हैं 2, और इधर से अंकन करने पर इसको अंक मिलते हैं 5। तो कौन सा सही है? ये 2 वाला सही है। तो अंकन अपने को कैसे करना है? अंकन अपने को इस प्रकार से करना है कि प्रतिस्थापी को जो न्यूनतम अंक प्राप्त हो। आगे वाला अपना नियम है न्यूनतम प्रतिस्थापी योग नियम। अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापियों को अपने को अंकन इस प्रकार से करना है कि उनको अंकन करने के बाद उन दोनों के जो अंक है उनका जोड़ न्यूनतम आए। आगे बात समझ में? यानी 2 प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी इधर है, एक इधर है। अगर इधर से मान लो करते हैं तो उनके अंकों का योग मान लो 11 हो रहा है, और इधर से अंकन करते हैं तो उनके अंकों का जो योग है मान लो 7 हो रहा है। तो 7 वाला जो है वो ज्यादा सही है। तो इस प्रकार से अपने को अंकन करना है कि उनका जो है योग क्या है? न्यूनतम आए। अंग्रेजी वर्णमाला नियम।
अगर मान लो इधर से भी अंकन करते हैं, इधर से भी अंकन करते हैं, दोनों तरफ से अंकन करने पर अगर प्रतिस्थापी को समान अंक प्राप्त हो रहे हैं तो अपने को अंकन उस तरफ से करना है जिस तरफ से कोई भी जो प्रतिस्थापी है उसका इंग्लिश जो नाम है, उस इंग्लिश नाम में वो प्रतिस्थापी पहले आए। जैसे मान लीजिए एक प्रतिस्थापी ये है और एक मान लीजिए यहाँ पे प्रतिस्थापी है, जैसे ये सपोज कीजिए। अब अपन चाहते हैं कि इसके अंदर अंकन करें, तो इसके अंदर अंकन आप कैसे करोगे, इसके अंदर अंकन कैसे करोगे? अगर मान लीजिए अपन अंकन ये करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, अब देखोगे इसको 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं इसको। और इधर से जब अंकन करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से कितने अंक प्राप्त हो रहे? 5 प्राप्त हो रहे, उसको 6 प्राप्त हो रहे। तो ये जो समूह है इसका क्या नाम है? मैंने पहले बताया ये क्या समूह है, ये एथिल समूह है, एथिल समूह है। ये समूह है, इसका क्या नाम है? ये मेथिल समूह है। अब समस्या ये है कि अंकन कौन सा सही है। तो देखिए एथिल समूह को इस तरफ से करने पर अंक 2 मिलते हैं, इधर से करने पर एथिल समूह को अंक मिलते हैं 5। तो ये जो अपना जो नियम है, कौन सा नियम है? अंग्रेजी वर्णमाला का जो नियम है वो नियम ये बताता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रतिस्थापी पहले आता है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें न्यूनतम अंक देना है। तो ये एथिल नाम जो है, ए जो है अल्फाबेट में पहले आता है, ये जो एम है वो बाद में आता है। तो अंकन अपने को इस प्रकार से करना है कि इसको न्यूनतम अंक प्राप्त हो। तो अंकन कौन सा सही हो गया? ये ऊपर वाला जो अंकन है वो इसका सही है। तो बात ध्यान में रहेगी दोस्तों। चलो ठीक है, आगे वाला जो अपना जो उदाहरण है, आगे वाली जो बात है उसमें प्रतिस्थापियों का नाम श्रृंखला से पहले, कोई भी प्रतिस्थापी है अगर उसका हम नाम लिख रहे हैं तो उसका नाम श्रृंखला से सबसे पहले लिखा जाएगा। क्यों रे टप्पू, समझ में आ गया क्या तेरे को? अरे आया कि नहीं आया? चलो मैं बताता हूं, देखो कैसे। मान लीजिए अपने पास एक जो कंपाउंड है, ये अपने पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड में प्रतिस्थापी कौन है? ये प्रतिस्थापी है क्लोरो। तो इस क्लोरो का नाम हमेशा इस मुख्य चेन से पहले लिखा जाएगा। तो मुख्य चेन में कितने हैं? 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपेन। और यहाँ पे ये जो है वो क्या आएगा? 3 क्लोरो। तो 3 क्लोरो प्रोपेन इसका जो है वो नाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और इन दोनों के बीच में इनको जो है योजक चिन्ह से जोड़ेंगे, डैश से जोड़ेंगे, तो क्या नाम हो गया? 3 क्लोरो प्रोपेन हो गया। समझ में आ गई बात? यही अपना नियम है, यानी प्रतिस्थापी का नाम जो है वो श्रृंखला से पहले लिखा जाएगा। एक उदाहरण चलो इसका करते हैं अपन, एक उदाहरण और देखते हैं कैसे होता है। देखिए मान लीजिए एक इस प्रकार से चेन है, जैसे ये। अब अपने को इसका जो है वो नामकरण करना है, तो इसके नामकरण में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप अंकन कर लीजिए 1 2 3 4। वैसे मुख्य श्रृंखला ये है अपनी। अपना नियम क्या कहता है? प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले। तो प्रतिस्थापी क्या है? ये और ये प्रतिस्थापी है, इसका नाम अपने को पहले लिखना है। तो प्रतिस्थापी कहाँ है? एक 1 नंबर पे है, एक 2 नंबर पे है, 1 2, और दोनों क्या है? 2 है, इसलिए डाई ब्रोमो, और क्या हो गया? मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन। 4 को कहते हैं ब्यूट, और एल्केन है इसलिए एन जोड़ दिया, तो क्या नाम बन गया? 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इस प्रकार से अपने को नामकरण करना है। समझ में आ गई बात? मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमो नहीं होके फ्लोरीन जुड़ा हो, तब क्या नाम हो जाएगा? तब नाम हो जाएगा इसका 1। अब एक पे क्या है? फ्लोरो, फ्लोरो। अब यहाँ पे लिखते समय अपने को अल्फाबेट के नियम का पालन करना पड़ेगा।
पहले अपने को उस प्रतिस्थापी को लिखना पड़ेगा जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो पहले क्या आता है, बी पहले आता है, तो अपने को ये पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे 2 ब्रोमो। समझ में आ रही है ना बात, 2 ब्रोमो 1 फ्लोरो, और उसके बाद में 1 2 3 4, तो क्या बन गया, ब्यूटेन। इस प्रकार से अपने को जो है वो नामकरण करना है। आपको बात समझ में आई होगी। चलो कुछ आगे और चलते हैं और बातें देखते हैं। चलो कुछ और देखते हैं। देखिए ये अपना फॉर्मूला है, ये एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है वो एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है वो है एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर कोई अणुसूत्र होता है तो उस अणुसूत्र के अंदर, यानी उस अणुसूत्र के संरचना सूत्र में सारे जो है वो एकलबंध होते हैं। अगर कोई यौगिक इसके अनुसार है तो उसके अंदर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। इस प्रकार से जो है वो यौगिक होता है, यानी एक डबल बॉन्ड। अगर कोई यौगिक इसके अनुसार है तो उसमें क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड उसमें जो है वो आवश्यक रूप से होता है। इधर कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, इधर कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या कोई प्रतिस्थापी हो सकता है। चलो मैं कुछ उदाहरण बोल के बताता हूँ। इसका जो पहला सदस्य है वो है मेथेन, दूसरा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस प्रकार से। इसका जो पहला है वो कहां से शुरू होता है, मेथिन नहीं होता, कभी भी नहीं होता मेथिन, एथीन से शुरू होता है। तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, इस प्रकार से इसके सदस्य होते हैं। इसका नामकरण जो है वो भी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और ऑक्टाइन, इस प्रकार से जो इसका नाम होता है। हेप्टाइन भी होता है, साथ में हेप्टाइन भी होता है। ये जो है वो नामकरण इस प्रकार से किया जाता है। अब आगे देखिए, आगे कुछ मैं यहाँ पे आपको क्रियात्मक समूह समझा रहा हूं। ये अपना पहला है ओइक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसके साथ जुड़ा हो, जैसे COOH, कुछ इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रदर्शन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम ओइक अम्ल जोड़ते हैं। तो ये जो ग्रुप दिखते हैं आपको ध्यान में आना चाहिए कि ओइक अम्ल है। मान लीजिए यहाँ पे जो है एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो क्या नाम हो जाएगा, नाम बताइए क्या हो जाएगा। तो 2 कार्बन को कहते हैं एथ, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। समझ में आ गया बात, एथेनोइक अम्ल। मान लीजिए यहाँ पे जो है वो क्या है, इस प्रकार से। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, आप जानते हो, ये फार्मिक एसिड का फॉर्मूला है। तो फार्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक और ऑक्टेनोइक, इस प्रकार से ये जो है ओइक एसिड चलता है। समझ में आ गई ना बात। तो सबसे पहले अगर आपके ध्यान में ये दिखे, आपको ये ध्यान में आए, तो आप जो है वो ओइक अम्ल लगाकर जो है इसका नामकरण जो है आप कर सकते हो। चलो मैं एक और बताता हूँ, आप देखिए यहाँ पे एक और बताता हूँ आपको। यहाँ पे अपने पास जो है वो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड समूह है। तो ये कैसा होता है, ये इस प्रकार से होता है एल्डिहाइड। और ओइक अम्ल कैसे होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ओइक अम्ल में इधर जो है वो ऑक्सीजन होता है और यहाँ एल्डिहाइड में जो है वो ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। तो इसका जब हम नामकरण करते हैं, इसका जब हम नाम लिखते हैं, तो इसके नाम में हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, एल। तो कैसे लगाओगे एल, मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, पेंटेनेल, हेक्सेनेल, हेप्टेनेल और ऑक्टेनेल। समझ में आ गई बात। तो ये जब समूह आता है तो हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, ये इसका अणुसूत्र है। आपसे कहे इसका संरचना सूत्र बनाइए, तो कैसे बनाओगे,
इधर H, ये डबल बॉन्ड, ये C, इधर H, इधर H, इधर H। इस प्रकार से जो है वो इसका जो है वो नाम के अनुसार जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र जो है वो बन जाएगा। आगे बात सुनिए, थोड़ा सा एक बड़ा और करते हैं। तो ये देखिए CH3 CH2 CHO। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, देखिए कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 क्या होगा, प्रोपेनिल। समझ में आ गई बात, आगे ना, अरे सोनू तेरे समझ में आएगी नहीं आई, आ गई, चलो ठीक है आगे बताते हैं। चलो देखते हैं, ये लेते हैं अपन, ये है कीटोन, ये है अपना एल्डिहाइड, और ये है जो है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मैंने तीनों लिख दिए, पहचान कर लोगे क्या, अरे पहचान कर लोगे क्या, चलो कर लोगे, मान लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया ओइक अम्ल, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये क्या है, ये है कीटोन। समझ में आ गई क्या बात, तो कैसे समझोगे, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन, और इसमें दोनों तरफ इधर और इधर क्या होगा, क्या होगा रे, दोनों तरफ कार्बन होगा। एल्डिहाइड में एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन होगा और इधर जो है वो कार्बन हो सकता है, कार्बन की चेन हो सकती है। इसमें क्या होगा, एक तरफ OH होगा, इधर डबल बॉन्ड O होगा, और इधर जो है वो कार्बन होगा। समझ गए ना बात, चलो ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं, अपन इसका नामकरण सीखते हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ओन लगता है, ओन, तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए इधर जो है वो मैं CH3 जोड़ देता हूँ, इधर भी मैं आपको CH3 जोड़ देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये, अरे क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। क्यों मैंने बताया नोन लगता है, तो प्रोपेनोन। जबकि मान लो यहाँ पे एक और जोड़ देते, इधर जोड़ा, तो क्या बन गया, ब्यूटेनोन। तो प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, इसी प्रकार से ये जो है वो चलता रहता है। समझ में आ गई बात, तो इस प्रकार से हम जो है वो कीटोन का नामकरण करते हैं। अब अपने पास आया ये है एल्कोहल, एल्कोहल। तो इनसे एल्कोहल में क्या समानता है, क्या अलग बात है एल्कोहल की, देखिए ये कार्बन है आपका, ये कार्बन, इधर जो है वो OH जुड़ा होता है तो ये एल्कोहल होता है, OH जुड़ा होता है तो एल्कोहल होता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है वो इधर जो है H नहीं होता, इसमें जो है इधर जो है वो O नहीं होता, और इसमें जो है वो डबल बॉन्ड से O होता है। ये दोनों में फर्क होता है। ये क्या है, क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या अंतर आया, इसमें अंतर ये आया कि इसमें जो है वो डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा है, इसमें जो है वो ऐसा नहीं है। ठीक है, इधर जो है वो आपके क्या हो सकता है, H हो सकता है। तो H होने पर इसका जो है वो क्या नाम बन जाएगा, क्या नाम बन जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया ओल लगाना है, तो क्या बनेगा, मेथेनोल। क्यों बना मेथेनोल, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, ओल लगाया तो मेथेनोल बन गया। तो चेन कैसे बनेगी आगे, मेथेनोल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल और नोनेनॉल और डेकेनॉल। इस प्रकार से ये लंबी जो वो चेन चलेगी। अगर मान लीजिए इसमें प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी लगा देंगे, जैसे कैसे लगाओगे, 1 क्लोरो मेथेनॉल, 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, 1 फ्लोरो, इस प्रकार से आप लगा सकते हो। चलो ठीक है, एल्कोहल भी हो गया। अब जो है वो बिंदु है वो है अपना एमीन, इसको हम कहते हैं एमीन कहते हैं, इसका जो नाम है वो है एमीन। तो एमीन क्या होता है, एमीन होता है जब किसी के साथ NH2 जुड़ जाता है तो वो हो जाता है एमीन। एमिनोमेथेन, एमिनोएथेन, एमिनो प्रोपेन, एमिनो ब्यूटेन, एमिनो पेंटेन, इस प्रकार से जो है वो इसमें एमीन जो है वो ग्रुप जुड़ जाता है। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा, मैंने प्रयास किया है पूरा समझाने का कि आप कुछ थोड़े से समय में, परीक्षा भी होने वाली है तो थोड़े से समय में IUPAC को किस प्रकार से अच्छे तरीके से याद रखें। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है, पहली बात। दूसरी बात, अधिकतम प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का चयन करना है। श्रृंखला इस प्रकार चुनो
कि ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रतिस्थापी शामिल हो जाए। मान लीजिए आप किसी एल्कीन की श्रृंखला का चयन कर रहे हो, तो एल्कीन की श्रृंखला का चयन करते समय दोस्तों ये ध्यान रखना है कि उसमें डबल बॉन्ड आना जरूरी है। अगर आप एथाइन की श्रृंखला का चयन कर रहे हो, मान लीजिए आप जो एल्काइन की श्रृंखला का चयन कर रहे हो, एल्काइन की श्रृंखला का चयन कर रहे हो, तो उस लंबी श्रृंखला के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आना जरूरी है। तो इस प्रकार से क्या करना है अपने को, जो है वो अधिकतम प्रतिस्थापी आए, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। तो पहला स्टेप सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, दूसरा अधिकतम प्रतिस्थापी आए, तीसरा प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है दोस्तों, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दे या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक नहीं देंगे, हम न्यूनतम अंक देंगे डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रतिस्थापी को। सिर्फ प्रतिस्थापी है तब तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दो, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दो, फिर से प्रतिस्थापी को ज्यादा अंक मिले। इसी प्रकार से अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले आप न्यूनतम अंक देना है, फिर से प्रतिस्थापी को अधिकतम अंक मिले। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। फिर है न्यूनतम प्रतिस्थापी योग नियम। इसके अनुसार क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो अपने उन प्रतिस्थापियों का अंकन इस प्रकार से करना है, यानी प्रतिस्थापी के अंकों का जोड़ जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। यहां देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यानी प्रतिस्थापियों का अगर दोनों तरफ से हम अंकन कर रहे हैं और प्रतिस्थापी को इधर से अंकन करते समय भी समान अंक प्राप्त हो रहे, इधर से अंकन करने पर भी समान अंक प्राप्त हो रहे, अगर किसी चेन में एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो हमें उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देने हैं जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है। जैसा कि अभी मैंने एक उदाहरण इसका बताया था आपको। चलो देखिए आगे देखते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला होगी और प्रतिस्थापी का नाम श्रृंखला से पहले, यानी कोई भी जो चेन है लंबी चेन, उस चेन में सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना है और उससे पहले उसके अंक कि वो कितने नंबर पर है। मान लीजिए 2 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा है तो सबसे पहले अपने को लिखना है 2 मेथिल, और उन अंकों को जो अंक है उनको जो है वो डैश से जोड़ना है, इससे जोड़ना है। अगर मान लो 2 है, इस प्रकार से मान लीजिए 2 पे 2 प्रतिस्थापी है तो 2 डाई मेथिल, इसको ऐसे लिखना है दोस्तों, 2 डाई मेथिल, यानी इनके बीच में तो योजक चिन्ह लगाना है और अंकों के बीच में जो है वो कोमा का प्रयोग करना है। चलो देखिए आगे, उसके बाद में है, ये मैंने नियम बताया है आपको। अगर एल्केन है तो उसका फॉर्मूला ये है, एल्कीन है तो ये है, और एल्काइन का ये है, और ओई कमल COOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। और अगर मान लो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो तो एल्डिहाइड होता है, इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर हो तो कीटोन होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है तो एल्कोहल होता है, और इस प्रकार की अगर संरचना पाई जाती है प्रतिस्थापी के रूप में तो वो एमीन होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नामकरण को और ज्यादा समझने के लिए कुछ उदाहरण और है मेरे पास, इन उदाहरणों के माध्यम से आप जो है वो सूत्र के द्वारा नाम लिखना सीख जाएंगे। तो अब पहला जो उदाहरण है आप देखिए, पहले उदाहरण के अंदर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर 2 जो है वो द्विबंध है, 2 इसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग अगर आप इस तरफ से करोगे तो भी डबल बॉन्ड को कम अंक मिलेंगे, इधर से करोगे तो भी कम अंक मिलेंगे। चलो हम नंबरिंग करते हैं। तो ये आपका आ गया 1 2 3 और 4। तो एक आपका डबल बॉन्ड कितने पर है, 1 नंबर पे है, एक डबल बॉन्ड जो है वो 3 नंबर पे है। कुल कार्बन कितने, 4। तो इसका नाम हम इस प्रकार से लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पर, और कहाँ है 3 पर, और डबल बॉन्ड को लिखते इन। तो क्या बन गया, ब्यूट 1 3 इन। ये जो है वो इसका नाम जो है वो बन गया है, ब्यूट 1 3 इन। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हो तो इसमें देखो डबल बॉन्ड तो यहाँ है और क्लोरीन प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले आप मुख्य श्रृंखला का चयन कीजिए, ये अपनी मुख्य श्रृंखला है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3।
तो आप क्या देख रहे हो, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे जो है वो प्रतिस्थापी है। तो इस डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिलना जरूरी है। आईयूपीसी ये कहती है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसको न्यूनतम अंक मिले। तो इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, 3 क्लोरो। क्या नाम बन गया, 3 क्लोरो। और 1 2 3, तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। और कितने नंबर पे है ये, 2 नंबर पे, तो प्रोप 2 इन। इस प्रकार से या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 3 क्लोरो 2 प्रोपीन। तो ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, 3 क्लोरो प्रोप 2 इन लिख सकते हो। इसी प्रकार से ये नाम देखिए, ये देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें एक सूक्ष्म अंतर ये है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ है और इसमें 2 नंबर था, तो 1 2 3, तो क्या नाम बन गया इसका, 3 क्लोरो। 3 क्लोरो, फिर प्रोप, और उसके बाद में डबल बॉन्ड का है 1 नंबर पे, तो 1 इन। ये जो है वो इसका नाम जो है आईयूपीसी नाम जो है वो बन चुका है। यहाँ देखिए इसमें ये मुख्य श्रृंखला है अपनी। तो मुख्य श्रृंखला में अपने को अंकन इस प्रकार करना है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो आप देखिए इधर से करोगे 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आएगा, इधर से करोगे 1 2 3 पर प्रतिस्थापी आएगा। लेकिन प्रतिस्थापी आने के बाद में आपको ये देखना है कि अल्फाबेट में जो प्रतिस्थापी पहले आता है उसको जो क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो अंकन अपने को इधर से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या बन गया, तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा 3 एथिल। 3 एथिल और 4 मेथिल और 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। 6 को क्या कहेंगे हम, हेक्सेन। तो इस प्रकार से इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। यहाँ पे देखिए इसमें मुख्य श्रृंखला का हमने चयन किया। तो मुख्य श्रृंखला का चयन करने पर क्या आया, यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3 4। तो क्या नाम बना, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखो। तो प्रतिस्थापी क्या है, 3 नंबर पे, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल। ये नाम हो गया 3 मेथिल। और 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसको 1 2 3 4, तो क्या लिख सकते हो, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, ब्यूट 1 इन। इस प्रकार से इसे लिख सकते हो। ये उदाहरण देखिए, यहाँ पे अपने पास सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, तो ये मुख्य श्रृंखला आ गई। अब इसको नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 और 4। लेकिन नंबरिंग 1 ये 2 नंबर पे आ रहा है क्लोरीन, इधर से करोगे तो 1 2 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को अल्फाबेट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्फाबेट में ब्रोमीन यानी बी पहले आता है, तो इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो अंकन जो ये किया है वो गलत है। अपने को अंकन कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो क्या आ गया, ये आ गया 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो क्या क्यों आया, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो 2 नंबर पे स्थित है, तो 2 ब्रोमो। उसके बाद में क्या है, 3 नंबर पे क्लोरीन है, तो ये हो गया 3 क्लोरो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। फिर कार्बन को गिनो, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन। ये इस प्रकार से इसका जो है वो नामकरण हो गया है। अब ये कुछ आकृतियां और है, इनका अपने को नाम लिखना है। तो इस प्रकार से बंद आकृति अगर प्राप्त हो जाती है तो आईयूपीसी कहती है कि इनका नाम लिखते समय साइक्लो शब्द पहले लगाओ। तो सबसे पहले हमने शब्द लगाया साइक्लो, ये हमने साइक्लो शब्द लगा दिया। अब कार्बन की गिनती करो, देखो 1 2 3 4 और 5, तो साइक्लो पेंटेन। ये जो बंद आकृति है, इस बंद आकृति में जो कोर्नर है, ये कोर्नर जो है वो कार्बन को दर्शाते हैं, यानी एक कोना है वो एक कार्बन है,
ये एक कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। ये देखिए इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो आप। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन नाम क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ 4 कार्बन है। तो दोस्तों इसका क्या नाम हुआ, नाम बताइए इसका। तो इसका जो नाम हो गया साइक्लोप्रोपीन। ये जो है वो इसका नाम जो है वो साइक्लोप्रोपीन हो चुका है। इसी प्रकार से इसका नाम, कार्बन की गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इसका क्या नाम है, तो इसका नाम हो गया साइक्लो। और 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन। तो ये जो बन गया साइक्लो हेक्सेन। इस प्रकार से इनका जो है वो नामकरण हो गया। दोस्तों नामकरण के लिए कुछ और उदाहरण आपके लिए लेकर आया हूँ, इन पर विचार करते हैं। आजकल एक आधुनिक तरीके से जो है अणुसूत्र इस प्रकार से लिखे जाते हैं और इनके परिचय के क्रम में मैं ये आपके लिए नामकरण के लिए लेकर आया हूँ। तो आइए हम इनको देखते हैं। पहला अपना जो उदाहरण है वो आपके सामने है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जो है, ये जो कोने हैं वो क्या है, कार्बन को दर्शाते हैं। तो एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। और ये जो दो जो लाइनें हैं वो डबल बॉन्ड को दर्शाती है। तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, अब देखोगे एक तो 1 नंबर पे है और एक 3 नंबर पे है। तो 1 और फिर 3, फिर क्या है ब्यूट। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, डाई। 2 बॉन्ड है इसलिए डाई और इन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूट 1 3 डाई इन। इसी प्रकार से चलो इस पर विचार करते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक कार्बन यहाँ है, एक इधर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसकी गिनती करते हैं। डबल बॉन्ड को कम अंक मिलने चाहिए, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें जो है टोटल हो गए 5 कार्बन हो गए अपने। और 5 को हम क्या कहते हैं, 5 को हम कहते हैं पेंट। तो ये हमने पेंट लिख लिया। अब ये जो कार्बन है वो क्या है, प्रतिस्थापी है। ये प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी जो है वो क्या है, यहाँ पे मेथिल प्रतिस्थापी है। मेथिल प्रतिस्थापी मतलब यहाँ पे जो है कार्बन एक ही है और ये 3 नंबर पे है, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल और पेंटा। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 पेंटा। और फिर 1 नंबर पे है, एक तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, एक जो है 3 नंबर पे 3। 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई और डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं इन। तो ये बन गया 3 मेथिल पेंटा 1 3 डाई इन। इसी प्रकार से इस पर विचार करते हैं। देखिए एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो देखिए सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन कर लिया हमने, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो 5 को हम क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं। ये 3 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं 3। और ये जो है वो एक लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे एक बिंदु है तो वो है मेथिल। तो ये हो गया 3 मेथिल। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ सकता है कि मैंने गिनती इधर से शुरू क्यों नहीं की, मैं यहाँ से भी तो कर सकता था, 1 2 3 4 और 5, ऐसे भी तो कर सकता था। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि IUPAC का जो वरीयता क्रम है उस वरीयता क्रम में डबल बॉन्ड को जो है वो प्रथम स्थान दिया गया है, इसलिए हम जो है वो गिनती यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटा। अब देखिए एक तो 1 नंबर पे है, क्या 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड, तो 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, आप देख रहे हो 4 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 4 आइन। तो ये इस प्रकार से इसका जो है वो नाम हो गया 3 मेथिल पेंटा 1 इन 4 आइन। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो एक कार्बन यहाँ है, एक इधर है, 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 कार्बन की ये सबसे लंबी चेन है और यहाँ पे ये प्रतिस्थापी है। तो हम जो है वो काउंटिंग इधर से नहीं कर सकते
काउंटिंग हम करेंगे इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड को जो है वो न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 को हम कहते हैं हेप्टा, तो ये हमने लिख दिया हेप्टा। अब देखिए प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे प्रतिस्थापी है, तो ये 6 क्या प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी है क्या, ये मेथिल है, इसलिए 6 मेथिल हमने जो है वो जोड़ दिया। अब आप देखोगे डबल बॉन्ड कहाँ है, एक नंबर पे है, एक 3 नंबर पे है, तो 1,3 और डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2, इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, इसलिए ये हो गया डाई इन। तो ये जो है इसका जो है वो नाम बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। तो अब गिनती कहाँ से शुरू करें, गिनती हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। अगर ऐसा करते हैं तो इस प्रतिस्थापी को, ये जो प्रतिस्थापी आप देख रहे हो, इसको न्यूनतम अंक मिल रहा है। इधर से अगर गिनती करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 पर प्रतिस्थापी को जो है वो नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए हम जो है वो अंकन इस तरफ से करेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 नंबर पे अपना जो है क्या समूह है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल। अब एथिल में क्या है, आप क्या देख रहे हो, एथिल में, एथिल जो है वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 एथिल। अब देखिए डबल बॉन्ड एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है, और कितने कितने नंबर पर, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे एक प्रतिस्थापी ये और है, ये प्रतिस्थापी और देख रहे हो, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 और मेथिल। अब प्रश्न ये आता है कि मेथिल को हमने बाद में लिखा, एथिल को पहले क्यों लिखा। तो अगर 2 प्रतिस्थापी आ जाए तो IUPAC ये कहती है कि उस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना है जो इंग्लिश वर्णमाला में पहले आता है। तो एथिल जो शब्द है वो ए से शुरू होता है, वो पहले आता है, इसलिए एथिल को पहले लिखेंगे। मेथिल जो शब्द है वो एम से शुरू होता है और वो बाद में आता है, इसको इसलिए उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 एथिल 3 मेथिल, यानी 2 नंबर पे एथिल समूह है, 3 नंबर पे मेथिल समूह है। अब इन डबल बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो इसमें कुल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूटा, ये ब्यूटा हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, अब यहाँ पर देखिए, आप इस स्थान पर देखिए कि यहाँ पे जो है वो आपके डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, 1 1 नंबर पे है, फिर कोमा कितने नंबर पे है, फिर आपके 3 नंबर पे 3, और डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन। तो इस प्रकार इसका नाम क्या बन गया, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाई इन, जो है वो इसका नाम हो गया। अब देखिए कुछ नाम आपके पास जो है वो मैं एरोमेटिक कंपाउंड लेके आया हूँ। अभी कुछ समय पहले हमने जो साइक्लिक कंपाउंड किए थे, अब जो है एरोमेटिक कंपाउंड को हम समझते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर मुख्य जो है बेंजीन संरचना होती है, और बेंजीन संरचना पे एक प्रतिस्थापी जो लगा होता है, तो ऐसे जो यौगिक है वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अब प्रतिस्थापी देखिए, इन सभी में आप देखोगे कि सभी में बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग है, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन है। और यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और संबंधित प्रतिस्थापी उससे जुड़ जाता है, जैसे इसमें देखिए आप। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी यहाँ पे क्या है, मेथिल प्रतिस्थापी है, और उसके आगे क्या जोड़ेंगे, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल बेंजीन जो है वो इसका नाम बन गया। यहाँ पे आप देखोगे क्या है, यहाँ पे एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल समूह, तो ये बन गया एथिल, और उसके बाद में बेंजीन, तो इसका जो नाम हो गया एथिल बेंजीन। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है, एमीन समूह है, तो ये बन गया एमिनो, एमिनो नाम जुड़ गया, और बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो एमिनो बेंजीन, ये जो है इसका नाम हो गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो नाइट्रो समूह है, तो नाइट्रो, ये नाइट्रो समूह है, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे नाइट्रो, ये हमने लिखा नाइट्रो, और उसके बाद में हमने जो है वो बेंजीन शब्द जो है वो जोड़ दिया, तो इसका नाम बन गया नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, ब्रोमीन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, उसके बाद में हम लिखेंगे बेंजीन। तो इस प्रकार से
अगर एक प्रतिस्थापी हो तो हम इनका जो है वो नामकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए इन सब में एक एक प्रतिस्थापी और हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे प्रतिस्थापी एक और मैंने कर दिया, तो अब क्या नाम आ जाएगा? अब इसका जो नाम आ जाएगा गिनती से आ जाएगा, गिनती करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा? 1 2 डाइमेथिल बेंजीन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक समूह और जोड़ देता हूँ, ये जैसे मान ली यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा? 1 2 डाइएथिल बेंजीन आ जाएगा। मान लो यहाँ पे जो है वो मैंने एक और जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा? 1 2 डाइएमिनो बेंजीन आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 1 2 डाई नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। और वो क्या आ जाएगा? 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। इस प्रकार से हम जो है इनका नामकरण कर सकते हैं। आपके लिए कुछ और उदाहरण लाया हूं मैं IUPAC पद्धति सीखने के लिए। ये देखिए इधर, इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए हम जो है वो सबसे पहले अंकन करते हैं 1 2 3 4। आगे आवश्यकता नहीं है, फिर भी करना चाहो तो कर लो। तो प्रतिस्थापी 2 प्रतिस्थापी है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापी लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। प्रतिस्थापी कितने? डाई। प्रतिस्थापी क्या है? ब्रोमो। और मुख्य क्या है? मुख्य बेंजीन। तो इसमें जो है वो हम बेंजीन लिख देंगे। इस प्रकार से इसका जो है वो नाम हो गया। इसमें देखिए प्रतिस्थापी 2 है, लेकिन कितने नंबर पे है? 1 2 3 नंबर पे है। तो इसका नाम आ जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन है प्रतिस्थापी। और मुख्य चेन क्या है? बेंजीन। तो ये हो गया 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे देखिए 1 नंबर और 2 नंबर में प्रतिस्थापी है, तो क्या आ जाएगा? 1 2 डाई ब्रोमो और बेंजीन। इस प्रकार से इसका जो नाम हो गया। यहां देखो क्या प्रतिस्थापी क्या है? फ्लोरो। तो ये हो गया फ्लोरो। और बेंजीन मुख्य चेन, तो ये हो गया बेंजीन। इस प्रकार से जो है वो इनका नामकरण होता है। सामान्य पद्धति में क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये और ये जो दोनों स्थिति है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पेरा स्थिति कहते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा पेरा, यानी पी डाई ब्रोमो बेंजीन। ये जो है इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, ये दो स्थिति है, ये स्थिति है मेटा स्थिति। तो इसे कहते हैं एम डाई ब्रोमो, एम डाई ब्रोमो बेंजीन। इसको एम डाई ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर दोनों पास पास में हो तो ऑर्थो स्थिति है, एक छोड़ के हो तो मेटा स्थिति है, और एक और 2 छोड़ के हो तब पेरा स्थिति है। यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन इसका सीधा नाम है। यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा? काउंटिंग कीजिए 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे है। तो क्या नाम आएगा इसका? 1 4। 2 बंद है, यानी 2 प्रतिस्थापी है यहाँ और यहाँ 2 प्रतिस्थापी है। तो डाई प्रतिस्थापी का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। प्रतिस्थापी का नाम है हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हो गया? 1 4 डाई हाइड्रोक्सी और बेंजीन। तो ये जो है वो इसका नाम हो गया 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और मुख्य जो चेन है वो है आपकी बेंजीन। मुख्य जो कंपाउंड है वो है बेंजीन ये, और ये प्रतिस्थापी है हाइड्रोक्सी। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो 3 कार्बन होता है, तो क्या करते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप। और रिंग में है तो साइक्लो, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। तो क्या नाम हो गया? साइक्लो प्रोपीन। इसका क्या नाम रहेगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए क्या हो गया? ब्यूट। ये 4 कार्बन का ब्यूट। सर्किल में बंद है इसलिए साइक्लो। तो साइक्लो ब्यूट
और डबल बॉन्ड होने के कारण ईन, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन। इसका क्या नाम होएगा सीधा बताइए, साइक्लो और 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, साइक्लो पेंटीन। पेंटीन क्यों हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ रखा हुआ है, इसका क्या नाम हो जाएगा, कार्बन गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा साइक्लो। और 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, और डबल बॉन्ड होने के कारण हेक्सीन, तो क्या नाम हो गया, साइक्लोहेक्सीन। इस प्रकार दोस्तों आज हमने आईयूपीएसी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।